तो हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन 8 के बारे में, जो कि फेड मास्टर डायरेक्शन नंबर 11 2017-18 की प्राइसिंग गाइडलाइंस हैं। अब सेक्शन 8 पोवेट की ओर बढ़ते हैं। ये एक कंपनी द्वारा भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को जारी किए गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। 8(a) के अनुसार किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को जारी किए जाते हैं, उनकी कीमत लिस्टेड इंडियन कंपनी के केस में संबंधित SEBI गाइडलाइंस के हिसाब से निकाली गई कीमत से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर कंपनी SEBI डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2009 के अनुसार डीलिस्टिंग प्रोसेस से गुजर रही है तब भी, या फिर अनलिस्टेड इंडियन कंपनी के केस में किसी भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथोडोलॉजी के हिसाब से आर्मस लेंथ बेसिस पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूएशन जो कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या SEB रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हो। सेक्शन 8.E.2 कहता है कि कन्वर्टेबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में इंस्ट्रूमेंट की कीमत या कन्वर्शन फार्मूला इंस्ट्रूमेंट जारी करते समय ही पहले से तय करना जरूरी है। कन्वर्शन के समय कीमत किसी भी हालत में उस इंस्ट्रूमेंट को जारी करते समय मौजूदा फीमे नियमों के अनुसार निकाली गई उचित कीमत से कम नहीं होनी चाहिए। अब सेक्शन 8.2 देखते हैं, जो भारत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर किए गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो भारत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर किए जाते हैं, उनकी कीमत लिस्टेड इंडियन कंपनी के केस में संबंधित SEBI गाइडलाइंस के हिसाब से निकाली गई कीमत से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर उस कीमत पर जिस पर SEBI गाइडलाइंस के तहत शेयर्स का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा सकता है, जैसा भी लागू हो लिस्टेड कंपनी के केस में, या फिर अगर कंपनी SEBI डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2009 के अनुसार डीलिस्टिंग प्रोसेस से गुजर रही है। कीमत उस अवधि के लिए निर्धारित की जानी चाहिए जैसा कि SEBI गाइडलाइंस में बताया गया है, संबंधित तारीख से पहले, जो कि शेयर्स की खरीद या बिक्री की तारीख होगी। ऐसी कंपनी के केस में जिसने डीलिस्टिंग प्रोसेस पूरी कर ली है, SEBI गाइडलाइंस में बताई गई अवधि के लिए निर्धारित कीमत उन शेयर्स पर लागू होगी जो डीलिस्टिंग प्रोसेस के दौरान कंपनी को टेंडर नहीं किए गए थे, या फिर अनलिस्टेड इंडियन कंपनी के केस में किसी भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथोडोलॉजी के हिसाब से आर्मस लेंथ बेसिस पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूएशन जो कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या SEBI रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हो। अब भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा भारत में रहने वाले व्यक्ति को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफर किए गए किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की कीमत, अगर ये लिस्टेड इंडियन कंपनी है, तो संबंधित SEBI गाइडलाइंस के हिसाब से निकाली गई कीमत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही जिस कीमत पर SEBI गाइडलाइंस के तहत शेयर्स का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा सकता है, वो भी लिस्टेड कंपनी के केस में, या अगर कंपनी SEBI डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2009 के अनुसार डीलिस्टिंग प्रोसेस से गुजर रही है, तो मान्य होगी। यह कीमत SEBI गाइडलाइंस में बताई गई अवधि के लिए संबंधित तारीख से पहले, जो कि शेयर्स की खरीद या बिक्री की तारीख होगी, निर्धारित की जाती है। और अनलिस्टेड इंडियन कंपनी के केस में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूएशन किसी भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथोडोलॉजी के हिसाब से आर्मस लेंथ बेसिस पर होनी चाहिए, और ये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या SEBI रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। यहाँ गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को ऐसा निवेश या समझौता करते समय किसी भी सुनिश्चित एग्जिट प्राइस की गारंटी नहीं दी जाती है, और एग्जिट के समय जो कीमत होगी उसी पर एग्जिट करेगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की अदला बदली के मामले में चाहे कितनी भी राशि हो, वैल्यूएशन SEBI के साथ रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर या भारत के बाहर के किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर द्वारा की जाएगी, जो कि मेजबान देश में उपयुक्त रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सदस्यता। तो जब किसी भारतीय कंपनी में शेयर्स भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को जारी किए जाते हैं और ये कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सदस्यता के माध्यम से किया जाता है,
तो ये निवेश फेस वैल्यू पर ही होने चाहिए और ये एंट्री रूट और सेक्टरल कैप्स के अधीन है। आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर। आंशिक रूप से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर्स की प्राइसिंग पहले से ही तय करनी होती है। शेयर वारंट। शेयर वारंट के मामले में उनकी प्राइसिंग और प्राइस या कन्वर्शन फार्मूला पहले से ही तय करना होता है। साथ ही कन्वर्शन के समय कीमत किसी भी हालत में उस वारंट को जारी करते समय निकाली गई उचित कीमत से कम नहीं होनी चाहिए। एलएलपी में निवेश चाहे कैपिटल कंट्रीब्यूशन के जरिए हो या प्रॉफिट शेयर्स के अधिग्रहण या ट्रांसफर के जरिए किसी भी वैल्यूएशन नियम के अनुसार निकाली गई उचित कीमत से कम नहीं होना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हो या बाजार की प्रथा के अनुसार अपनाया गया हो। इसे एलएलपी के कैपिटल कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट शेयर की उचित कीमत कहा जाता है। साथ ही उस संबंध में एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पैनल के किसी अप्रूव्ड वैल्यूअर द्वारा जारी किया जाना चाहिए। भारत में रहने वाले व्यक्ति से भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को एलपी के कैपिटल कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट शेयर के ट्रांसफर के मामले में ट्रांसफर एलएलपी के कैपिटल कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट शेयर की उचित कीमत से कम नहीं होना चाहिए और भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति से भारत में रहने वाले व्यक्ति को एलएलपी के कैपिटल कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट शेयर के ट्रांसफर के मामले में ट्रांसफर एलएलपी के कैपिटल कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट शेयर की उचित कीमत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइसिंग गाइडलाइंस भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश पर लागू नहीं होंगी। साथ ही प्राइसिंग गाइडलाइंस एसईबीआई रेगुलेशंस के अनुसार की गई किसी भी बिक्री के जरिए ट्रांसफर पर लागू नहीं होंगी, जहां प्राइसिंग एसईबीआई द्वारा निर्धारित की गई हो। इस आशय का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट कि संबंधित एसईबीआई रेगुलेशंस या गाइडलाइंस का पालन किया गया है, एडी बैंक में फाइल किए गए फॉर्म एफसीटीआरएस के साथ अटैच करना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट या एसईबीआई रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया वैल्यूएशन सर्टिफिकेट प्राइसिंग गाइडलाइंस के इस्तेमाल के लिए निवेश की तारीख से 90 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, बशर्ते ऊपर बताई गई बातें उन मामलों में लागू नहीं होंगी जहां कीमत सीबीआई गाइडलाइंस के अनुसार निर्धारित की गई हो।